चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10 का गोधूल, ठीक है। भाग 2 हिंदी है, ठीक है। और इनका हम क्वेश्चन नंबर हल करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर का जो लेखक है उस लेखक का क्या नाम है? गुणाकर मूले, ठीक है। इस लेखक का नाम है और इस लेखक का जर्नी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका जर्नी दिया, इसका पूरा जो हिस्ट्री जो यानी कि जो बुक लिखा है उसका, ठीक है, उस सब का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका चैप्टर है 5, ठीक है। चैप्टर क्या है? 5 नागरी लिपि, ठीक है। और इसका आंसर क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई, ठीक है। स्थिरता मतलब अस्थाई कैसे आई। तो इसका आंसर कह रहा है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता प्रेस के आविष्कार और उसके व्यापक उपयोग के कारण आई है, ठीक है। क्या है? स्थिरता प्रेस के आविष्कार और उसके व्यापक उपयोग के कारण आई है, जिससे पुस्तकों और अन्य मुद्रित सामग्री का मानकीकरण हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया है प्रेस के आने से पहले हस्तलिखित ग्रंथों में अक्षरों के रूपों में विभिन्नताएं थी, ठीक है। प्रेस जो नहीं था, प्रेस से पहले क्या है? प्रेस से पहले जो था ना, हाथ से लिखा जाता था, ठीक है। विभिन्नताएं थी। प्रेस के माध्यम से एक ही रूप को बार बार छापा गया है, ठीक है, जिससे अक्षरों का एक मानक और स्थिर रूप स्थापित हो गई है, ठीक है। इसका हम 2 नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरी का क्या कह रहा है? देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? तो देवनागरी लिपि में मुख्य रूप से हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी और डोगरी जैसी भाषा लिखी जाती है, ठीक है। कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में मुख्य रूप से हिंदी लिखा जाता है, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी और डोगरी जैसी भाषाएं लिखी जाती है। आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछता है। देवनागरी एक बहुमुखी लिपि है जिसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप की कई भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है, जिनमें से हिंदी और संस्कृत सबसे प्रमुख है। जिनमें से हिंदी और संस्कृत क्या है? सबसे प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में दिया है लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? लेखक ने देवनागरी का संबंध ब्राह्मी और सिंधम लिपियों से बताया है। देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है और सिंधम लिपि भी इसके विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी रही है, विशेषकर अक्षरों के कुछ विशिष्ट रूपों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। 4 में क्या कह रहा है? नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? नंदी नागरी देवनागरी लिपि का ही एक रूप है जिसका उपयोग दक्षिण भारत में विशेषकर विजयनगर के राजाओं द्वारा किया जाता था। लेखक ने इसका उल्लेख दक्षिण भारत में नागरी लिपि के प्रसार और उसके विभिन्न रूपों को दर्शाने के प्रसंग में किया है। यह दर्शाता है कि नागरी लिपि केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका प्रभाव दक्षिण तक फैला हुआ था और वहाँ भी इसके स्थानीय रूप विकसित हुए हैं, ठीक है। 4 के बाद हम 5 नंबर को देखते हैं। 5 में कह रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख
कहाँ प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दीजिए। नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत में प्राप्त हुए हैं, विशेषकर राष्ट्रकूट, चालुक्य और विजयनगर शासकों के शिलालेखों और ताम्रपत्रों में। ठीक है, ताम्रपत्रों में। इन लेखों में नागरी लिपि के शुरुआती रूपों और उसके क्रमिक विकास को देखा जा सकता है, जो इसके उद्भव और प्रसार पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, 5 के बाद हम छठा नंबर सवाल को देखते हैं। छठा में क्या कह रहा है? छठा में कह रहे हैं ब्राह्मी और सिंधम लिपि की तुलना में नागरी लिपि का मुख्य पहचान क्या है? ब्राह्मी और सिंधम लिपि का तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान इसकी शिरोरेखा अक्षरों के ऊपर खींची जाने वाली क्षैतिज रेखा है। शिरोरेखा नागरी लिपि की एक विशेषता है जो इसे अन्य प्राचीन भारतीय लिपियों से अलग करती है और इसे एक संगठित और सुव्यवस्थित रूप से प्रदान करती है। ठीक है, 6 के बाद हम इसका 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में क्या कह रहे हैं? 7 में कह रहे हैं, ठीक है, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? उत्तर भारत में गुर्जर, प्रतिहार शासकों और अन्य क्षेत्रीय राजवंश के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। ये लेख उत्तर भारत में नागरी लिपि के प्रारंभिक उपयोग और उसके विकास को प्रमाणित करते हैं, जो विभिन्न शासकों के संरक्षण में फली फूली है। ठीक है, 7 का बाद हम 8 को देखते हैं। 8 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? नागरी को देवनागरी कहने के संबंध में विभिन्न मत है। एक मत के अनुसार यह देवनागरी नगरों के देवता या देवताओं की लिपि मानी जाती थी। लेखक इस संबंध में बताता है कि यह नाम संभवतः नगरों में इसके व्यापक उपयोग या देवताओं से संबंधित ग्रंथों में इसके प्रयोग के कारण पड़ा है। यह नामकरण नागरी लिपि के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दर्शाता है, साथ ही इसके शहरी केंद्रों में प्रचलन को भी इंगित करता है। ठीक है, 8 का बाद हम 9 नंबर को देखते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है? नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया। नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है कि यह ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। पटना से नागरी का संबंध बताते हुए लेखक ने उल्लेख किया है कि पाटलिपुत्र, पटना जैसे प्राचीन नगरों में नागरी लिपि का प्रयोग होता था और यह वहाँ के विद्वानों और साहित्य से जुड़ी थी। यह संबंध नागरी लिपि के ऐतिहासिक और भूगोलिक प्रसार को दर्शाता है, विशेषकर गंगा के मैदानी इलाकों में इसके महत्व को। ठीक है, इसके महत्व को। ठीक है, 9 का बाद हम 10 नंबर को देखते हैं। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 10 में कह रहा है नागरी लिपि कब एक स्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच एक स्वदेशिक लिपि थी, जिसका उपयोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता था। इस अवधि के दौरान नागरी लिपि का प्रभाव उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था और इसका उपयोग विभिन्न शासकों और विद्वानों द्वारा किया जाता था, जिससे यह एक व्यापक रूप से स्वीकृत लिपि बन गई थी। ठीक है, 10 का बाद हम 11 नंबर सवाल को देखते हैं। 11 में क्या करें? नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक का क्या जानकारी देता है?
नागरी लिपि के साथ साथ भारतीय अंक प्रणाली विशेषकर शून्य का आविष्कार का भी जन्म होता है। लेखक इस संबंध में बताता है कि नागरी लिपि के विकास के साथ साथ अंकों के लेखन और गणितीय अवधारणाओं का भी विकास हुआ, जिससे भारतीय गणितीय ज्ञान का विशेष विश्व में प्रसार हुआ। यह नागरी लिपि के महत्व को केवल भाषा लेखन तक सीमित न रखकर बल्कि ज्ञान विज्ञान के विकास में भी उसकी भूमिका को दर्शाता है। 11 के बाद हम 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे, जिन्होंने बड़े भूभाग पर शासन किए और कला, वास्तुकला तथा साहित्य को संरक्षण दिया। इनके शासनकालों में नागरी लिपि का भी विकास और प्रसार हुआ, जैसा कि उनके शिलालेखों और अभिलेखों में देखा जा सकता है। ठीक है, 12 का बाद हम लास्ट जो सवाल है 13 उसको देखते हैं। निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। निबंध के आधार पर नागरी लेखों के प्रमाणों को कालक्रम से प्रस्तुत किया जा सकता है। 8वीं शताब्दी दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट शासकों के लेख, उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहारों के प्रारंभिक लेख। 9वीं-10वीं शताब्दी विभिन्न क्षेत्रीय राजवंश के लेख, जिनमें नागरिक का स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 11वीं शताब्दी में नागरी लिपि का सर्वाधिक रूप धारण करना और विभिन्न क्षेत्रों में इसका व्यापक उपयोग करना। ठीक है, ये था 8वीं शताब्दी का। ठीक है, ये है 9वीं 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी का बारे में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमने 13 तक ले कंप्लीट कर दिया इस चैप्टर का। बाकी जो चैप्टर है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।